चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए याद रखने के लिए और मुश्किल है। दैट मेक्स योर वर्क मोर डिफिकल्ट। तो इसलिए भले आई एम नॉट सेइंग यू शुड ऑन द वीडियो नाउ, बट माय पॉइंट इज दैट यू मेक श्योर दैट wherever you sit for study there should be peace of mind जितना हो सके, बिकॉज सब घर के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे आई कांट डू एनीथिंग। अब यहाँ हमारा घर बहुत छोटा है, 2 रूम का ही है, तो यहाँ पे बाजू बच्चे खेल रहे हैं, आवाज करते हैं, तो ये बैकग्राउंड नॉइस आता है, तो आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट बिकॉज देयर इज नो अदर प्लेस टू गो। तो वैसे ही हर एक घर कंडीशन डिफरेंट है, जितना हो सके उतना जो है आप कोशिश करिए कि वहाँ पे आप पीसफुल रहे। मैं अपना हेडफोन लगा लेता हूँ ताकि नॉइस कम से कम क्लियर हो जाए। तो हेडफोन लगा लीजिए ताकि बाकी नॉइस ज्यादा आपको सुनाई नहीं देगा, और जितना हो सके उतना पूरा फोकस करिए, है ना। जो भी क्लास आपको चल केमिस्ट्री मैथ enter into the class for that 1.5 hour be entirely into the class। इतना क्लास में घुस जाइए, इसका मतलब ये होता है कि टीचर से ना इंटरेक्ट करना शुरू करिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरेक्शन, because generally I see that those people who interact they are the ones who understand better the concepts, and जो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, जो लोग इंटरेक्ट नहीं करते हैं, मोस्ट ऑफ उनका फीडबैक ऐसा रहता है कि उनको समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। So interaction is very important. Fine. I think सभी आ गए हैं और मैं होस्ट भी बन चुका हूँ, तो हम शुरू करते हैं। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये बहुत सारे वर्चुअल का ये बैकग्राउंड वर्चुअल बैकग्राउंड ही है, मेरे घर का बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। वर्चुअल बैकग्राउंड गरीबों घर में ऐसा कैसे बैकग्राउंड रहेगा ना, तो वर्चुअली। सर आज एनसीईआरटी से पढ़ाओगे? नहीं, वो मेरा पिछला क्लास का नोट्स था। ओके सर। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली मैं एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ाता हूँ, मतलब वहां से अंडरलाइन भी कराता हूँ और फिर समझाता भी हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाता हूँ। तो वो इनऑर्गेनिक स्टाइल है, एस ब्लॉक पी ब्लॉक वगैरह, तो मेरा लास्ट क्लास था। यस, तो सबसे पहले जैसे लास्ट टाइम आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितना हद तक मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में बताया था। जैसे मैक्सिमम लोगों ने बोला सर आपने कुछ पढ़ाया नहीं, सिर्फ टॉपिक का नाम लिखा और स्टेबिलिटी तक बताया था, स्टेबिलिटी तक। अच्छा, मैंने आपको देखो एक मैं रिपीट कर देता हूँ, तो आप अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ा है तो मुझे बताना। मैं सिंपल बताता हूँ क्या था। फर्स्ट क्या होना चाहिए था कि रेजोनेंस की वजह से कंपाउंड में स्टेबिलिटी क्यों मिलती है, ये सबसे पहला मुद्दा होना, जिसमें मैंने बताया। अगर बताया है तो बताइए मुझे आपको। रेजोनेंस से जब बता दिया सर। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, उससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होने की वजह से कंपाउंड की एनर्जी घटता है। कंपाउंड की एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। ये बात हमने डिस्कस किया था। नो सर। यस सर। इफ नॉट डिस्कस, सर ये इंडक्टिव इफेक्ट कुछ बोल था नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट में ये पॉइंट है ही नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट में ये वाली बात आती ही नहीं है, ये रेजोनेंस में आती है। रेजोनेंस एनर्जी बोलते डीलोकलाइजेशन में जाना उसमें। सर वापस पढ़ा दो ना सर। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज सिग्मा पाई पॉजिटिव नेगेटिव रेजोनेंस। और ये चार्ज जो है ये क्या हो सकता है, चार्ज कैन बी आइदर पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, या फिर लोन पेयर, या फिर रेडिकल। इनमें से कोई भी चार्ज हो सकता है एक्सेप्ट द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड छोड़ के और जो भी एडिशनल चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स आप प्रेजेंट होंगे उस कंपाउंड में, वो सभी का डीलोकलाइजेशन से रेजोनेंस हो सकता है। तो रेजोनेंस होने से क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है बोलते हैं।
यहाँ पे ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है। ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, शिफ्ट होता है यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर अब ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और वापस से ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, वापस यही बनेगा पिछला वाला। ऐसे कंटिन्यूसली जो है ये शिफ्ट ऑफ पाई बॉन्ड्स होता रहता है, पाई बॉन्ड्स शिफ्ट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे। दे कीप रोटेटिंग, दे कीप रोटेटिंग लाइक दिस। तो डिलोकलाइज हो रहे हैं, दे डिलोकेटिंग एवरी टाइम। ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, क्या होता है, जब भी किसी डिलोकलाइजेशन बार बार हो तो उस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। बिकॉज when you jump from here to there, there to here, you are going to lose energy, right? You are going to lose energy, not gain energy. वैसे ये molecule energy lose करेगा, and this amount, this energy that is lost during delocalization, the energy lost resonance energy during resonance is called resonance energy. And we know that if energy is lost, the overall energy of the molecule reduces. And as energy reduces, the stability increases. Stability will increase. Energy घटेगा तो stability बढ़ेगा। क्या बोलते हैं, है कि नहीं? yes sir थोड़ा Yes, मुझे sir. लगता है Yes, sir. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए थोड़ा एनर्जी घटेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा बताओ, अगर किसी दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी है 10 और एक का है 20, किसका स्टेबिलिटी अधिक बढ़ेगा? 10 20 वाले का सर, 20 वाले का। 20 वाले का जितना- 20 वाले का। क्योंकि जितना अधिक वो रिलीज कर देगा, जितना अधिक वो रिलीज कर देगा उतना उसका घट जाएगा, जितना उसका घट जाएगा उतना स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। Is this point clear to everybody? yes sir, Yes, Yes, sir. Write down the energy lost during resonance called resonance energy. फिर लिखिए उसके बाद because of loss of energy, energy of the molecule decreases, means increasing the stability of the molecule. More is the resonance energy, more is the stability. जितना अधिक रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना अधिक मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी होगा। यहाँ तक सभी को क्लियर? आगे बढ़ो। Yes, या, sir. अब अगला क्वेश्चन ये उठता है, कैसे हम पहचानेंगे कि एक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाउ टू आइडेंटिफाई whether resonance is taking place in a molecule or not? Conditions for resonance. रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या है? किन कंडीशंस के आधार पर हम देख के बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे नहीं होगा? तो होने के लिए कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना कॉन्जुगेशन चाहिए, रेजोनेंस होने के लिए जो है कॉन्जुगेशन। You understand what is the meaning of conjugation? Alternate.
ऑल्टरनेट पोजीशन पे कुछ चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए बताऊंगा मैं। ऑल्टरनेट समझते हो क्या आप? ऑल्टरनेट यस सर। सर एक छोड़ के। कॉन्जुगेट मींस वन हाँ एक आफ्टर छोड़ गया सर कि हम ऑल्टरनेट डे क्लास करेंगे, इसको मतलब कि हम मंडे करेंगे तो नेक्स्ट कब होगा? वेडनेसडे। क्या बात है, सब होशियार है। एक छोड़ के एक। तो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होगा ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अगर दो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे रहे तो रेजोनेंस वहां पे हो, जैसा अभी बेंजीन में था ना, जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल में तो सारे 3 पाई बॉन्ड है और तीनों ऑल्टरनेट पोजीशन पे थे, राइट? जैसे बेंजीन मॉलिक्यूल, यस सर। यहाँ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गए, फिर एक छोड़ के फिर यहाँ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, है कि नहीं ऑल्टरनेट? इसी को हम कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड मतलब ऑल्टरनेट बेसिकली। तो एक कंडीशन ये कि दो पाई बॉन्ड जो है ऑल्टरनेट पोजीशन पे रहे। दूसरा कंडीशन है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर भी हो सकता है। अगर एक लोन पेयर पाई बॉन्ड भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तब भी वहां पे रेजोनेंस हो सकता है। या फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे एक पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो भी रेजोनेंस हो सकता है। कैसा होगा मैं बताऊंगा आपको, पहले आप नोट कर लीजिए। या फिर एक पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज, या फिर एक पाई बॉन्ड रेडिकल। नोटेड। यस सर। सर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे पता करेंगे? नहीं उसमें दिया रहेगा ना, प्लस चार्ज मतलब प्लस दिया रहेगा, चार्ज दिखता है ना। सर ये रेडिकल जो आपने वो पिछले क्लास में बताया था वही वाला रेडिकल ना ये? हाँ अगर होमोलिटिक फ्यूजन सिंगल वाला। डॉट आपको डॉट दिखाई देगा, सिर्फ एक डॉट, डॉट मींस वो इलेक्ट्रॉन होता है। इट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन, उसे रेडिकल बोलते हैं। सर मैं एग्जांपल्स होमोलिटिक देता हूँ। फ्यूजन वाला। करेक्ट, होमोलिटिक फ्यूजन में जो बनता है वो रेडिकल होता है। जैसे उदाहरण देते हैं वन बाय वन आपको। जैसे पहला वाला बात करते हैं जहाँ पे एक पाई बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड जो है ऑल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है इस प्रकार से, क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? ये पहला क्वेश्चन। क्या इस Yes, sir. मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होने की संभावना है? होगा। क्यों होगा? Yes, sir. अल्टरनेट पाई बॉन्ड। सर यहाँ पे पाई बॉन्ड में ऑल्टरनेट पाई alternate बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है सर और उससे एग्जैक्टली एक बॉन्ड छोड़ के और एक जगह पे यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा? No, sir. नो सर। नो नो सर। सर सर। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड तो है पर वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं, एक के बाद एक है ना। मंडे को क्लास हो रहा है, फिर ट्यूसडे को हो रहा है, एक फटाफट एक के बाद एक हो रहा है, तो इसको ऑल्टरनेट नहीं बोल सकते, इसको ऑल्टरनेट नहीं बोल सकते। कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा? Yes, sir. सर वो डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड समझ नहीं आ रहा। नहीं होगा, है तो ना? वो हाँ सर। नहीं होगा सर नहीं होगा। ओ सर। क्योंकि सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इसके बीच में दो सिंगल बॉन्ड है। नहीं, यहाँ से बीच में दो सिंगल, ये ऑल्टरनेट नहीं है। मंडे के बाद कौन? मंडे के बाद यहाँ मंडे था भाई, फिर ये ट्यूसडे, फिर ये वेडनेसडे, थर्सडे हो गया। सर मंडे के बाद थर्सडे को क्लास हो रहा है तो इसे ऑल्टरनेट नहीं बोल सकते, है ना। दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मींस मंडे के वेडनेसडे को होना चाहिए।
Is the point clear everybody? Yes, sir. Just Sir. because Yes, दो या sir. तीन पाई बॉन्ड है तो वहां पे रेजोनेंस होना जरूरी नहीं है। दो पाई बॉन्ड तीन पाई बॉन्ड हो, परंतु कैसा हो, कम से कम दो लोग तो आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो जाए, दो लोग आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन। पहले तो बस पहचान देखो, टू थिंग्स आर देयर, वन थिंग इज एप्लीकेशन, वन थिंग इज कांसेप्ट एंड नॉलेज। और हमेशा जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, मतलब डिटेल नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है। कभी सब बेसिक फंडामेंटल से भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग आराम से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ जगह पे जहाँ डीप कंसेप्ट से भी क्वेश्चन है, आईआईटी में होता है, जेईई एडवांस में, वहाँ पे डीप नॉलेज की भी आवश्यकता होती है, पर मेजॉरिटी जगह पे नहीं होती। तो पहले जो है ना, जो सिंपल सिंपल जो हमको समझ में आ रहा है उन बातों को समझने का, और क्वेश्चन जो मेजॉरिटी जो 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं वो करने का, दैट इज ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी ऐसी होती है। और उसके बाद फिर डिटेल थोड़ा बहुत समझ भी लेने का, डिटेल में जाने का, अगर समझ में आए समझ भी लेने का एडिशनली, है ना। सेम चीज में दो भागे हैं, दोनों को ध्यानपूर्वक एक्सेप्ट करने का, कि कैपेसिटी अलग अलग होती है। बिकॉज़ एक क्लास में बच्चे बैठे ना, एवरीवन हैज अ डिफरेंट कैलिबर ना। सम पीपल सिर्फ बोर्ड लेवल के ही हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो बाउंसर हो जाएगा उनको। और कुछ लोग जेईई मेंस नीट लेवल तक के बच्चे हैं, तुमको वहां तक बच जाएगा, पर उसके ऊपर जाऊंगा एडवांस तो बैंड बच जाती है ना। कुछ एडवांस लोग उनको दिक्कत ही नहीं होती, कितना ही पढ़ाओ डिटेल में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो क्राउड वैरायटी तो पहले ओनली वेज आई प्रेफर दैट आई डोंट गो इनटू जेईई एडवांस लेवल। मैक्स टू मेंस और थोड़ा सा ऊपर जाओ, उसके ऊपर नहीं जाओ, उतना काफी है एट दिस मोमेंट द फर्स्ट टाइम। मैंने इवेंचुअली अगर आप कोप अप कर लेते हो तो देन वी कैन टॉक अबाउट एडवांस नॉलेज, डिटेल नॉलेज। एट दिस मोमेंट आइडेंटिफाई। अब रेजोनेंस कैसा हो रहा है वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो भी बताऊंगा आपको, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पर पहले हो रहा है कि पहचानना ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। अगर एग्जांपल ये दिया है तो क्वेश्चन यही पूछेगा, देखो ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव नहीं है। कैसे होगा क्या होगा डिटेल में कुछ तो कौन पूछने वाला है, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया है ना, मान एक आध ऑप्शन में ये वाला दिया है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे? नो सर। No, sir. दो लोगों का नो है, बाकी लोग पता नहीं सर, शायद हो भी सकता है। सर अभी के नॉलेज से नो। सर होगा। सर अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं बट बीच में एक डबल बॉन्ड है। करेक्ट, यू आर राइट डियर। हाँ यहाँ पे होगा। देखो आप क्या देख रहे हो, नहीं बोल रहे, क्या देख रहे थे, ये तीनों बॉन्ड जो है ना एक के बाद एक है। हमको तीनों से क्या मतलब है, हमें क्या कम से कम दो पाई बॉन्ड चाहिए जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो। अगर ये पाई बॉन्ड को हम छोड़ दे तो ये वाली पाई बॉन्ड और ये वाली पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब रेजोनेंस होगा, सिर्फ इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होगा। ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी के ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है। पर ये दो पाई बॉन्ड तो है ना आपस में ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो सकता है ना, है कि नहीं? सोचो ध्यान से। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन में अटकाएगा, ऐसे क्वेश्चन में अटकाता है अपने को। सर वहाँ पे लोन पेयर भी तो है ना सर? यस सर, लोन पेयर। कहाँ है लोन पेयर? सर सी पे। कहाँ है लोन पेयर? सी पे, सी। मुझे नहीं दिख रहा इस है। साइड, राइट साइड सर, राइट साइड। ये वाला? अबे कुछ नहीं है तो मैंने क्या बोला, वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। अगर बॉन्ड आपको कम दिख रहा है मतलब वहाँ बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन होगा। सो सिर्फ ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला ए, अगर इसमें लिखते हैं ए बी सी, इन दिस केस हियर ए एंड सी आर इन रेजोनेंस। बी वाला जो पाई बॉन्ड है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर? यस सर। मैं बाकी भी एग्जांपल से लेता हूँ, जो बाकी जो वैरायटी समझ लिया ना वो भी लेते हैं, उसके बाद फिर वन बाय वन देखते हैं कैसा होता है, मतलब उसमें क्या होता क्या रेजोनेंस में, कौन कहाँ शिफ्ट होता है, वो सेकंड पढ़ता हूँ। पहले मैं ये क्लियर कर देता, ताकि इससे क्या है मुद्दे की बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट समझ में आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये समझ में आना चाहिए, पहचानना
रेजोनेंस होता है कि नहीं होता है? बोलो इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा नहीं होगा? होगा। होगा Yes, सर। sir. Yes, sir. होगा? क्यों होगा? सर पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड Positive अल्टरनेट charge. है। पाई बॉन्ड यस क्योंकि Charge सर of- पाई बॉन्ड जो है इट इज एन ऑल्टरनेट विद द पॉजिटिव चार्ज। ऑल्टरनेट मतलब इन दोनों के बीच में एक सिग्मा चाहिए बस। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, ये हो गया ऑल्टरनेट। यहाँ सर यहाँ पे होगा। नहीं। No, sir. No, sir. करेक्ट। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा, हम्म? नहीं होगा शायद सर। नहीं होगा सर। नहीं होगा शायद। सर नहीं होगा। सर नहीं होगा। होगा बिकॉज नाइट्रोजन क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बिलोंग्स 15th ग्रुप। हाँ अच्छा हाँ लोन पेयर 15th ग्रुप। तो इसकी यहाँ पे 3 ही बॉन्ड हुए ना, एक और 2 हाइड्रोजन से, तो एक यस लोन सर, पेयर एक होगा लोन उसके पेयर ऊपर, बच गया। हाँ है ना? तो एक लोन बच गया है। थोड़ी तुमको बना के दिखाएगा एग्जाम में, है ना? तुमको सब मुंह पे एक थोड़ी खिला के देगा। सर वो तो हमको वैलेंसी समझना चेक है की बस भाई मैंने NH2 है। तो हाँ, तो नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर। 5 में से वो 3 बॉन्ड उसने बनाया, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन है, 3 बॉन्ड हो गए, तो एक घंटे उसके ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड जो है ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा। ओके यहाँ रेजोनेंस होगा नहीं होगा? वो नीचे का एक सिंगल है क्या? कौन? सर वो बॉटम की सिंगल लाइन एक मतलब पूरी। एक बॉन्ड होता है। हाँ सर उस पूरा एक तो मतलब ये वो रेजोनेंस होगा सर। कार्बन है। रेजोनेंस यस होगा। होगा सर। ऑक्सीजन। होगा? क्यों होगा? Yes, सर sir. यहाँ लोन बॉन्ड पेयर सर। है, True फिर O इसके collective. ऑल्टरनेट पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना? दो लोन पेयर। तो यस ये सर। पाई बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर का लोन पेयर दोनों ऑल्टरनेट पे है, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा। वेरी गुड। होगा। होगा सर। होगा सर। होगा सर। होगा सर। नहीं। होगा नहीं होगा? नहीं Yes, sir. नहीं होगा, No, नहीं sir. होगा। Yes, sir. सर होगा। Yes, sir. होगा। होगा। होगा सर। होगा सर। होगा होगा। होगा। Yes, sir. नहीं होगा। No, sir. मैं बोल रहा था सर नहीं होगा। अच्छा सर पार्टी बदल लिए सर, सर पार्टी बदल लिए सब। हाँ तो बोल ही रहा था यस भाई सर। साहब। तो यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर है, तो उसमें कितने सिग्मा है? 1 2 सिग्मा आ गए, है ना? 2 सिग्मा। तो ये ऑल्टरनेट नहीं हुआ, ये ऑल्टरनेट नहीं।
किसी को दिक्कत No. यहाँ तक? कोई एग्जांपल समझ में ना आया आपको? नो सर। सर ये वाला दोबारा बताना नहीं आया? एग्जांपल। देखो ना, यहाँ W पाई बॉन्ड है ना, OH के साथ क्या हुआ? यस सर, ये पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, यस सर, यहाँ पाई बॉन्ड है। हमको देखना है कोई दो भी आपस में भाई अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तो हो सकता है, पर हम जानते हैं ये पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे नहीं है, बिकॉज इन दोनों में 2 सिग्मा है, इन दोनों के बीच में 2 सिग्मा है। ये मंडे, ट्यूसडे, Yes, वेडनेसडे, sir. थर्सडे, यहाँ से करें तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आता है। वैसे अगर लोन पेयर से हम बात करें तो भी क्या हो रहा है, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ आ रहा है वेडनेसडे, फिर थर्सडे लोन पेयर है ना। ओके सर, यस। ऑल्टरनेट मतलब उन आगे। दोनों के बीच में the two of them should be separated by only one sigma bond. They must be separated by only one sigma bond. उनके बीच में एक सी सिग्मा होना चाहिए। एक से ऊपर सिग्मा आ गए तो उसको ऑल्टरनेट नहीं बोलेंगे। सर होगा। होगा सर। होगा सर। होगा है ना सर। होगा ये सर। रेडिकल है और ये पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड और रेडिकल जो है उनके बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा है, there's only one sigma, alternate पोजीशन पे है। होगा। I hope you understood how to identify यस सर। whether a molecule has a सर resonance or not. रेडिकल वाला बताना एक बार। सर रेडिकल देखो वाला। ना, देखो ना, ये मंडे अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये हो जाएगा ट्यूसडे और ये है वेडनेसडे। ये इसके रेडिकल और पाई बॉन्ड के बीच में कितने सिग्मा है? हाउ मेनी सिग्मा आर प्रेजेंट? There is one sigma. तो मैंने बोला ना, there should be only one sigma bond. वो जो दो लोग हैं उनके सर मतलब बीच में रेडिकल सिर्फ एक सिग्मा होना चाहिए। क्या रेडिकल डबल बनाता है क्या सर? रेडिकल रेडिकल क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है क्या? पाई बॉन्ड तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? डबल बॉन्ड। रेडिकल मतलब ये कोई बॉन्ड ही नहीं बना उसे। रेडिकल का मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब लोन पेयर का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। जैसे कार्बन ने मान लीजिए इसका 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसने 2 बॉन्ड बनाया है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इससे बॉन्ड नहीं बनाया, मान लीजिए बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये 2 लोग साथ में रहेंगे और इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। पर मान लीजिए कार्बन ने से 3 बॉन्ड बनाया है, 4 थे, 3 बनाए, एक बच गया है, तो ये एक को हम बोलेंगे रेडिकल। ये भी इलेक्ट्रॉन है पर सिंगल इलेक्ट्रॉन। जोड़ी में रहा तो लोन पेयर बोलते हैं, अकेले रहा तो रेडिकल बोलते हैं। ठीक है। ओके सर। अब जो है पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट रहने से रेजोनेंस में किस प्रकार से शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, डीलोकलाइजेशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले, जैसे मान लीजिए ये पाई बॉन्ड जो यहाँ शिफ्ट हो गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ, हमेशा रेजोनेंस जो है एक ही डायरेक्शन में होते, बात याद रखना। Resonance or delocalization of electrons always takes place only in one direction. This is not possible कि जब ये पाई बॉन्ड इसके कारण भी शिफ्ट हो रहा है उस टाइम वो वाला उल्टा शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। Doesn't happen like that. Always it takes place in a single direction. अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, डीलोकलाइजेशन। तो बताओ अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। हेट्रोलाइटिक फिजन जैसा। और ये जब शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ आएगा पॉजिटिव। अब ये प्लस ये माइनस जो है और ये प्लस मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होने की वजह से, यहाँ माइनस और प्लस जो फॉर्म हुआ उसकी वजह से ये माइनस प्लस के बीच में आपस में एक बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा।
यहाँ माइनस चार्ज है, आ गया। अब ये मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो गया इस मॉलिक्यूल के अंदर, the molecule which we have taken that got transformed into this molecule, ये इसमें बन जाएगा। ये दोनों को हम बोलते हैं resonating structures। थोड़ा ध्यान पूर्वक समझना यहाँ पे। Again these things are new to you, as organic chemistry is difficult in general. So these two are called as resonating structures या canonical forms। canonical forms या resonating structures हम बोलते हैं इन दोनों को आपस में। This transformation, तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्म होगा, इसमें बन जाएगा और वापस से ये उधर कन्वर्ट हो जाएगा। ये चलता रहता है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्शन ये होता ही रहता है, यहाँ से वहां से सर हाँ। सर यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड बना उस साइड क्यों नहीं बना, CH लास्ट वाले CH3 से पहले? वहां का प्लस चार्ज है। एक बॉन्ड बनने के लिए एक प्लस और एक माइनस चाहिए ना कार्बन के बीच में। हाँ सर हाँ। अब यहाँ ट्रांसफर होने की वजह से यहाँ प्लस बन गया, यहाँ माइनस बन गया। ये ट्रांसफर होती यहाँ प्लस यहाँ माइनस बना, इसलिए ये माइनस और प्लस आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। पर ये माइनस के बाजू में प्लस नहीं है ना बॉन्ड बनने की, है कि नहीं? यस सर। किसी कोई शंका इसके अंदर पूछ सकता है? सर फिर वो एक बॉन्ड कहाँ जाएगा? वो बॉन्ड चार्ज में नोट हो गया ना। पहले इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज था क्या? तो ये तो मैंने बताया वो टूटने के बाद ऐसा बनता है। पर अब देखो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज था पहले? नो सर। नहीं था, इसमें कोई चार्ज नहीं था। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है आफ्टर रेजोनेंस, इससे वो चार्ज ही फॉर्म हुआ ना। जब एक बॉन्ड टूटता है तो एक प्लस एक माइनस चार्ज बनता है। यहाँ जब एक बॉन्ड गायब हो गया है पाई बॉन्ड, उसके बदले क्या होगा, यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट हो गए। ठीक है, ओके सर। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। सर कौन से वाले, ये बीच वाले ये ना सर? दोनों स्ट्रक्चर में, हाँ सर ये दोनों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे ना? क्या बात है, बिल्कुल सही। These two are called as resonating structures और canonical forms बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से ओरिजिनल कौन है, डुप्लीकेट कौन है? सर ऊपर वाला पहले और वाला ऊपर वाला ओरिजिनल है, दूसरा वाला डुप्लीकेट। बता नहीं सकते। ये थोड़ा trick question। वोटिंग ले, वो वोटिंग करते हैं, वोटिंग। कितने लोग बोलते हैं कि पहला वाला ओरिजिनल है? रेज योर हैंड प्लीज। फर्स्ट वन इज द Yes, ओरिजिनल वन, sir. रेज योर हैंड। हाथ ऊपर करिए। फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल वन। शिवम, शिवम, साक्षी, रूपना, रूपांश। कितने बोलते हैं कि दूसरा वाला ओरिजिनल है, सेकंड वन? अपना हाथ निकाल दीजिए आप सभी, एक लिए ऑप्शन के लिए हाथ ऊपर किया। एक कल्पना, शिवम, रिमूव योर हैंड। सर मुझे लगता है ये ट्रिक क्वेश्चन है। नहीं, तुमको उससे जो प्रश्न किया है ना उससे जवाब दो। सर जिसे कोई भी सर यस सर, जिसे कोई भी नहीं करना, दोनों के साथ है वो। हम भी है ना, कोई नहीं करना। साक्षी, सत्यम, दोनों समीर, दो ना फिर। भक्ति, कांचन, ये सब बोल रहे हैं कि दूसरा वाला जो ओरिजिनल है। तब बोथ भी तो होना चाहिए ना अच्छा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी बोथ। ऑप्शन सी बोथ किस कौन है बोल रहे हैं? बोथ वाले भी हैं। अरे बोथ वाले भी हैं यार कुछ। ऑप्शन डी नन। आंसर है नन। आंसर क्या है? नन। कुछ ना ये डाउट आ रहा था ना? यस सर। सर ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। यस सर, दोनों ही ओरिजिनल। आंसर। हाँ तुम सब होशियार है भाई। दोनों ही इसमें से ओरिजिनल नहीं।
सर फिर ओरिजिनल लेट्स क्या टेक होगा? एग्जांपल, बताऊंगा, लेट हैव सम सस्पेंस। अब दूसरा कंडीशन क्या था, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर के। यस सर, लोन पे। यस सर। इधर पे किस प्रकार से रेजोनेंस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे जो है लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, शिफ्टिंग हमेशा ऐसे, जहाँ भी लोन पेयर रहेगा वहां से यहाँ शिफ्ट होगा। अब मैंने बोला रेजोनेंस का डायरेक्शन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है हमेशा, एक डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, ये पाई बॉन्ड उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, डायरेक्शन भी सेम सिमिलर। तो इससे क्या होगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड की वजह से। पर ये जो लोन पेयर है वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये लोन पेयर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पाई बॉन्ड निर्माण होगा और इसका पॉजिटिव गायब हो जाएगा, बिकॉज प्लस और यहाँ माइनस चार्ज यहाँ से मिल रहा है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं तो Cl के ऊपर चार्ज प्लस हो जाएगा, Cl पे चार्ज, क्योंकि उसका लोन पेयर को यूज करके यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इस तरह से बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, these two are resonating structures। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे था, अब यहाँ आ गया पाई बॉन्ड, दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, और पहले चार्ज नहीं था, चार्ज फॉर्मेशन हो गया। ये दोनों आपस में जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। आप नोट कर रहे हैं ओरिजिनल है क्या? हाँ ये ओरिजिनल है क्या? अच्छा, इन दोनों में ओरिजिनल कौन है? सर कोई भी नहीं सर। नन नन नन। सर क्योंकि सर, सर ओरिजिन yes। पता ही नहीं सकते सर हम, वो शिफ्ट होता ही रहता है हर बार। अच्छा, सर रिपीट करो ना। मेरे हिसाब से सर। तुम्हारे हिसाब से ओके फाइन। साइंटिस्ट 17 के हिसाब से ऐसा है, देखेंगे हम। दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लोन पेयर है तो इस प्रकार से रेजोनेंस के अंदर होता है। लेट अस गो अहेड। थर्ड कंडीशन क्या था भाई, पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज। positive charge। So you have तो यहाँ प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। पाई बॉन्ड ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। जब चार्ज होता है तो अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, बिकॉज प्लस विल अट्रैक्ट माइनस। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है वो, तो प्लस विल अट्रैक्ट माइनस चार्ज, उसीलिए उसकी ओर पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। अगर माइनस चार्ज रहेगा तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, यहाँ बनेगा प्लस, यहाँ बनेगा माइनस। अब ये माइनस चार्ज और यहाँ ऑलरेडी प्लस चार्ज है, आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ हो जाएगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH। इधर जो माइनस चार्ज निर्माण होगा ये शिफ्ट होने के बाद, ये माइनस और ये प्लस मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस चार्ज वहां चला गया। दिस टू आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। डन एवरीबॉडी? यस सर। नेक्स्ट इज यहाँ माइनस चार्ज, जैसे मैंने बोला, this pi electrons will move away from minus charge because both are electrons, they will repel each other, it will move away from the negative charge। नेगेटिव यहाँ पे है, तीसरा डायरेक्शन मूव करेगा। जब ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उसलिए इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ये प्लस और माइनस आप बॉन्ड बना लेंगे, NaCH के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज।
होगा डिलोकलाइजेशन। I hope everybody is understanding. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. The last one is जब रेडिकल होता है ना तो बॉन्ड जो है ना इस प्रकार से शिफ्ट होता है, ऐसे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसकी बजाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, क्या होमोलाइटिक फिशन की तरह, होमोलाइटिक फिशन। कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा। देखो फाउंटेन, एक फाउंटेन यहाँ से हुआ नहीं, पानी यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, ऐसा। तो क्या ये बॉन्ड इक्वल टूटेगा, यहाँ एक रेडिकल आएगा, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा, तीसरा रेडिकल इसको मिलेगा। अब यहाँ पे जो रेडिकल आएगा, ये रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन अब जितने भी हमने बनाए हैं हर जगह पे एग्जांपल लेके, ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ये कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाते हैं, पर इनमें से कोई भी ओरिजिनल नहीं। तू किसी ಏನಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ इसके घर से ऐसे अजीब अजीब आवाजें आ रही The हैं। Prajwal. खुलकर नहीं, आपके घर से आ रहे हैं? मेरे घर पे कहाँ इधर। सर ये वाला वापस समझाऊंगा। तो मान, मैं स्टार्टिंग में यही बोला था, ये सब है ना, आप इन चीजों से दूर रहिए अगर वो पढ़ाई करना है तो, नहीं तो फिर you're wasting your time and money both. It's not everybody's cup of tea to crack JEE and NEET. Yes. Anyhow, moving ahead. I'm not concerned much about that. I mean, let's go ahead. So anyhow, I am saying that ये resonating structures है, ठीक है। तो हम बात करेंगे भी ओरिजिनल कौन है, पहचानना पड़ेगा who is the original one, because अगर डुप्लीकेट है तो ओरिजिनल भी होगा ना। अगर डुप्लीकेट लोग है तो ओरिजिनल जरूर होना ही चाहिए, Yes, sir. जिसकी डुप्लीकेट्स हम बना रहे हैं। ये सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो बस रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर, एंड दैट ओरिजिनल कंपाउंड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम RH और RS बोलेंगे बार बार। तो पुट अ हेडिंग रेजोनेंस हाइब्रिड एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हेडिंग लेके सब समझते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, इट इज द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, and resonating structures, they just represent the resonance hybrid. They are just different representations of resonance hybrid. They are trying to represent the hybrid. अब देखो जैसे हमने बोला ये बेंजीन के ये क्या है, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना।
These are the RS of benzene. अगर कोई मुझे बोले सर इसका हाइब्रिड कैसा होगा, what the hybrid looks like, इसका हाइब्रिड जो है कुछ ऐसा दिखता है. ये RH कैसा लगा देख के ओरिजिनल को? अजीब सा। बहुत अच्छा लगा। खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अगर सोचो अगर बार बार बेंजीन रिंग को इस तरह से बनाना शुरू करें, how it will be, है ना? बनाने का मन ही नहीं करेगा। हाँ सर 8 मार्क्स का क्वेश्चन मांगूंगा फिर मैं इस डायग्राम के लिए। बोले भाई ऐसा डायग्राम सर बार बार 2-4 बार बनाना हो तो भाई ज्यादा मार्क्स चाहिए मेरे को, है ना? यस सर। इसीलिए ये सिर्फ मार्क की बात नहीं, वो समझने की पॉइंट ऑफ व्यू, इवन इसको जब हम केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करके मैकेनिज्म समझते हैं उस टाइम भी दिक्कत आती है भाई क्या डॉट डॉट्स क्या है ना? ना वहाँ पूरा बॉन्ड दिख रहा है ना वहाँ बॉन्ड गायब है, दोनों में से नहीं, कहाँ बॉन्ड तोड़े कहाँ बॉन्ड जोड़े, इतने सारे चार्जेस उसके ऊपर है, और कोई भी चार्ज फुल चार्ज नहीं, सब पार्शियल चार्जेस। तो इस मॉलिक्यूल को लेके मैं कुछ भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं कर सकता, समझ रहे हो? आई कैन नॉट अप्लाई प्रैक्टिकली, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यही रीजन है कि हम रेजोनेंस हाइब्रिड को पढ़ते ही नहीं है, इन द सेंस दैट रेजोनेंस हाइब्रिड का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जब भी कोई मुझे बेंजीन रिंग बोलता है या तो लोग ऐसे बना लेते हैं या तो लोग ऐसे बना लेते हैं, है कि नहीं, या फिर ऐसे बना लेते हैं, पर ऐसे बना के रिएक्शन भी नहीं होता है, रिएक्शन जब करना होता है ऐसे ही बनाते हैं, बिकॉज बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा तो बॉन्ड तोड़ते ऐसे, हाँ बॉन्ड टूटा भैया यहाँ प्लस बना या माइनस बना, बिकॉज रिएक्शन होने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, चार्ज बनाना पड़ता है, जोड़ना तोड़ो जोड़ो करना पड़ता है, वहां बॉन्ड दिखना चाहिए। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक व्हाट बार। वी डू इज दैट, इसीलिए व्हाट वी डू इज दैट जब कोई रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसके जो बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस हो, जो ही बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशंस है हाइब्रिड के जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सब बनाते हैं। These all structures represent the original molecule, और जितने भी लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनमें से जो मोस्ट स्टेबल, जो बेस्ट कंपाउंड है, जो यूजेबल Yes, है, sir. उसको हम लेते हैं और उसी का इस्तेमाल करते हैं। जब लोग पूछते हैं बेंजीन को ना, हम ये दिखा देते हैं बेंजीन, जबकि ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन का रिप्रेजेंटेटिव है बस, परंतु वही मोस्ट यूजेबल फॉर्म है बेंजीन का। जितने भी फॉर्म्स उसके रिप्रेजेंटेशन से ओरिजिनल को, उसमें से मोस्ट यूजेबल वो यूज हम बना देते हैं इसको। ऐसे हर एक मॉलिक्यूल काम करते हैं, है ना? मॉलिक्यूल इट इज द सेम, we don't use the resonance hybrid, we use one of the most stable form of the resonating structures। जितने ही possible resonating structures है उनमें से जो most stable है, जो most usable है, उस फॉर्म को हम यूज करते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। कौन सी आवाज निकाला तुमने? हे कृष्णा। सर 2 मिनट यहाँ पर रुकना सर। रुक गया, मैं तो इधर ही कब से रुका हूँ, 2 मिनट क्या 5 मिनट हो गए। आप लिख रहे हो क्या? सर कनेक्शन चला गया था ना, वो बारिश हो रही है इधर बहुत तेज। लो अब सर ये इसके आगे गुनहगार करना मैं हूँ पड़ेगा। क्या? एक दिक्कत ये भी है ना, रुकने का झुकने का सब। एक आप तो वैरायटी स्कूल वाले हैं, सीबीएसई का प्रॉब्लम यही है, और फिर सीबीएसई को Done, डिमांड sir. भी करते हैं। हमारे स्कूल में ना सर, नहीं सुनो ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यहाँ का, नगर का। हमारे भी एक बैच है सीबीएसई की,
सर हमारे स्कूल में ना ये चल रहा है सर, वो पढ़ाना सर। सर हमारे यूनिट टेस्ट में ना सर ये सिलेबस आने वाला है सर, वो पढ़ाना सर। यार सर हम वही डिमांड रखने वाले थे सर इसके बाद। हाइड्रोजन पढ़ाने बेसिक वाला। प्रॉब्लम। हाँ, दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द सीबीएसई किड्स। एंड इसीलिए मैंने लास्ट ईयर जो है ना सीबीएसई को बैन कर दिया था यहाँ पे हमारे कोचिंग में। मैंने सीबीएसई बच्चों को बैन किया, लास्ट ईयर मैंने बैन किया। नो बेचारे स्टूडेंट विल सिट हियर। सर फिर बेचारे हाँ? जेई कैसे क्रैक करेंगे? हाँ सर, बेचारे जेई कैसे क्रैक करेंगे? अरे वो बेचारे जो है ना वो बेचारे जिस तरह से वो पढ़ाई करते हैं वैसे वो जे क्रैक होगा ही नहीं। दूसरी बात, उनके पेरेंट्स का पैसा बर्बाद भी हो रहा है ना, दूसरी वही इंपॉर्टेंट है यार, वो पढ़ाने में कुछ नहीं है। जिस तरह से रैंडमली सिलेबस को वो तोड़ मरोड़ देते हैं अपने स्कूल के अनुसार, उस तरह जब पढ़ाई करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक जेडब्ल्यू। सर आप नीट भी there is systematic approach of which chapters to be done before and which later, which in the in between. That is required. अभी थोड़ा क्या कुछ चल रहा था हमारा, क्या इनऑर्गेनिक चल रहा था। यस सर। इनऑर्गेनिक चल रहा था, फिर बोले फिजिकल पढ़ा दो, सम बेसिक कांसेप्ट्स। चलो भाई ठीक है, स्कूल में चल रहा है, एग्जाम में पढ़ा दो। अब फिजिकल खत्म हुआ, क्या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ा दो। फिर बोले ऑर्गेनिक पढ़ा दो, तो ये चलो ऑर्गेनिक में आ गए। चलो इतना ऑर्गेनिक तो थोड़ा पढ़ने, अभी शुरुआत भी नहीं ऑर्गेनिक की, जस्ट स्टार्टिंग के बेसिक ही अभी तक देख रहे हैं, थोड़ा कुछ पढ़ा भी नहीं ऑर्गेनिक। फिर क्या बोलेंगे अभी, सर हाइड्रोजन पढ़ा दो। मतलब अगेन गोइंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ा, फिर बोलेंगे सर फिजिकल पढ़ा दो। उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, समझ रहे आप। आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज कुछ भी पढ़ाने बोले तो पढ़ा दूंगा, बिकॉज मुझे प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई डोंट प्रिपेयर फॉर माय लेक्चर्स, आई डोंट हैव टाइम ओनली फॉर प्रिपेयरिंग। मैं ऑन स्पॉट आके पढ़ाता हूँ, बट टॉपिक क्या है, ये टॉपिक, चलो पढ़ाना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, अभी तो बच्चा समझना शुरू हुआ था उसको, समझ रहे हो। अभी उसको ऑर्गेनिक क्या है समझने की कोशिश ही कर रहा था, और जब तक पूरा समझ में भी नहीं आया आपने शिफ्ट कर दिया किसी और जगह पे। अब वो समझने से कोशिश करने से पहले कोई और शिफ्ट हो गए, तो एक भी बात पूरी समझ में नहीं आती है, समझ रहे हो। यस सर। जनरली मेरा क्या रहता है ट्रेंड, एक चीज को एक सीक्वेंस में लेके चलो, और पहले ये चैप्टर्स होना चाहिए, ये उसका बेस है, ये पूरा क्लियर होगा तब फिर ये क्लियर होगा। बेस क्लियर हुए बिना उसके ऊपर का कितना अच्छा भी कोई पढ़ा दे टीचर, बात समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि बच्चे का बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। तो एक चैप्टर का सीक्वेंस है, तो वैसा होना चाहिए। पर हम जानते हैं कि ये, क्योंकि मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं है जब तुम बोलते हो ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी आई एक्सपीरियंस सो मेनी इयर्स ऑफ दिस पीपल, है ना। सर अब आपने हिसाब से पढ़ा ना सर, आप इस चैप्टर के बाद? नहीं कुछ नहीं यार, मैं वैसा नहीं है। ये थोड़ी मेरा इंस्टीट्यूट है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, है ना। समझो, अपने ही समझने के लिए लिख के दिया है क्या? अपने समझ के पढ़ाऊंगा, बैंड बज जाएंगे तुम्हारी। मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कल्पना अथर्व कोई दिक्कत नहीं, अथर्व को दिक्कत नहीं है, कल्पना को दिक्कत नहीं है, स्वयं को दिक्कत नहीं है ना, साहिल को दिक्कत नहीं है, शोएल को दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ देयर आर 5-10 स्टूडेंट्स है जो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग हमारा बन गया, आप समझ में क्या बोल रहा हूँ। पर रेस्ट ऑफ द क्लास को दिक्कत होने वाला है, एंड फिर उससे तुम्हारा कोचिंग क्लास को इफेक्ट होगा। मेरा कोचिंग होगा तो मैं बोल देता हूँ निकलो यहाँ से बाहर, दिक्कत है आउट, आ रही है पार, मैं जरा सोचता नहीं हूँ एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। पर वहां अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ना, आई हैव टू थिंक अबाउट दैम, मेरे वजह से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बट जनरली आप भी थोड़ा लॉजिकली सोचिए, एक चीज को प्रॉपरली कवर करने दीजिए, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है एक चीज प्रॉपरली कवर करे, एटलीस्ट वो टॉपिक कंप्लीट तो करे उतना बेसिक, उसके बाद देन यू कैन गो टू इनऑर्गेनिक, एंड वहां पे टेंजिबली कुछ चैप्टर्स पढ़ ले। इस हाइड्रोजन इफ यू स्टार्ट, तो हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये तीनों सीक्वेंस में होना चाहिए, चलेगा। तब फिर यू कैन स्टार्ट समथिंग एल्स। बट हाइड्रोजन शुरू करके पी ब्लॉक खत्म होने से पहले कुछ नहीं आना चाहिए बीच में,
मेरा सजेशन ये होगा, ये सर ने मुझे बोला था कुछ और स्टार्ट करने के लिए, कोई बच्चों को करना है, दैट्स ओके, बट माय ओपिनियन इज दैट आप सोचिए इसके बारे में, आप सभी हो सके तो ऐसे कि भाई सेक्शन जो क्लास में डिस्टर्ब मत करो। अगर ऐसा कुछ है कि आपका स्कूल में कुछ कवर करना है ना, आपका टेस्ट में है, स्कूल सिलेबस में, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट यू कैन इन्फॉर्म द मोहित सर। सो मैं वो जो सेक्शन के अलग स्कूल बच्चे हैं ना, आपके लिए मैं संडे को आप आ जाओ एक्स्ट्रा क्लास के लिए, आपको जरूरत है क्लास के लिए, तो जितना एनसीईआरटी में है ना उतना एनसीईआरटी के पुरता मैं आपको फटाफट कवर कर दूंगा। एनसीईआरटी में बहुत कम कंटेंट है, तो आपके स्कूल के लिए इतना कवर कर उतना फटाफट कवर कर दूंगा मैं टकाटक। 1-2 क्लास आप लोगों का एक्स्ट्रा, 5 बच्चों का एक्स्ट्रा, इनका एक्स्ट्रा, आई हैव नो प्रॉब्लम इन दैट, बट एक रेगुलर फ्लो जो है उसको डिस्टर्ब मत करो। यस सर, सर जैसे आप पढ़ा रहे हो वैसे चलने दो। यस यस सर। ऐसे आप sir, मुझे नहीं yes. बोलना चाहिए, ऐसे मुझे मोहित सर बताना चाहिए। सर ने जब मुझसे पूछा था तब भी मैंने यही बोला। जब मोहित सर मुझे बोलेंगे सर आप अपने हिसाब से प्लान करके पढ़ाओ, देन आई विल बी हैप्पी, बिकॉज़ क्या है ना, मैं भी डिस्टर्ब हो जाता टीचर, अरे ये पूरा मुझे पता है ना कुछ फायदा नहीं है इसका करके, डिस्कनेक्ट करके थोड़ा ग्रिप टाइम लगता है आने के लिए यार, तुम अभी न्यू सर बच्चे। बेस मजबूत करना पड़ता है ना। हाँ, एक चीज को जब रिपीट करेंगे बार बार तब जाके तुमको समझेगा और तुम परफेक्ट बनोगे। स्टार्टिंग में थोड़ी तुरंत आ जाएगा सब कुछ, अभी इन चीजों को मुझे वापस रिवाइज करना पड़ेगा तुमको 3 बार, तब जाके तुम एकदम सॉलिड बनोगे। इसे बहुत सारे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, थोड़ा आगे जाके वो पीछे आओ, ऐसे करता है, एक सिस्टमैटिक प्लान होता है यार, ऐसे ही नहीं होता। कोई बात नहीं, इट्स नॉट माय पॉइंट, जाने दो, जोश में आ गया था मैं, आगे बढ़ते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिड, तब एक बात समझते हैं, एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है ना। बताओ कोई भी एक मॉलिक्यूल का कितने रेजोनेंस हाइब्रिड हो सकते हैं? 1 एक ही हो सकता है, करेक्ट। रेजोनेंस हाइब्रिड एक ही होगा, पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है अनेक हो सकता है। Yes, इस sir. रेजोनेंस हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करने वाले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो मल्टीपल हो सकते हैं। किसी मॉलिक्यूल का 2 होगा, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 6, इट कैन मल्टीपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसके अंदर इन्हें कंपेयर करते कुछ बातें करते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन होगा हमेशा? पॉइंट नंबर 1, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर स्टेबल कौन होना चाहिए, क्या लगता है आपको? स्ट्रक्चर होना वो सर ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर वो अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। नहीं, रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड सर। रेजोनेंस वहां भी हो रहा है यहाँ भी हो रहा है यार। रेजोनेंस हाइब्रिड में रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसके। परंतु हमेशा जो है ना रेजोनेंस, बिल्कुल ऑब्वियस है यार, जो ओरिजिनल है वो अधिक ताकतवर होगा ना। जो ओरिजिनल है, ये सब तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस उसके चेले हैं, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर वो तो ओरिजिनल है बॉस, वो अधिक स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट द फर्स्ट पॉइंट, रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than its resonating structures. Resonance hybrid is always more stable than its resonating structures. ये महत्वपूर्ण है, बिकॉज जेई में और नीट में भी पहले बहुत बार आ चुके हैं, इसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट, वैसा। तो ये पॉइंट्स वहां पे काम आते हैं। दूसरा पॉइंट, अच्छा एक बात बताइए, जो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे क्या वो सबका एनर्जी सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। यस, करेक्ट, डिफरेंट। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स will have slightly different energies. Of course, जैसा अगर आप जाएंगे ना एलन के मेटल के अंदर, so एलन में उसने क्या दिया है, he has given that all the resonating structures have almost similar energy.
तो अगर आप में से कोई पढ़ते हो वो स्टेटमेंट और ये पढ़ते हो मेरा स्टेटमेंट, तो आप बोलेंगे सर आपने गलत पढ़ाया है, या आप बोलेंगे सर उसने गलत लिखा है ना? नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। जब वो बोलता है कि ऑलमोस्ट सेम, दैट मींस दैट दे आर नॉट सेम। ऑलमोस्ट सेम मतलब आसपास है, आसपास, या मतलब स्लाइटली डिफरेंट होने की बात है। परंतु जब वो ऐसा बोल देता है कि दे हैव ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, तो लोग ऐसे पढ़ लेते हैं दे हैव सेम एनर्जी, उनको ऐसा लगता है कि उनका एनर्जी सेम ही होता है, और इसमें गलती कर देते हैं। नहीं, दे हैव डिफरेंट एनर्जीज, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिफरेंट एनर्जी, बट उसको ऑलमोस्ट सेम, नजदीक नजदीक होता है ना? 2.1 2.2 ऐसे, मतलब एक अंदाजा बता रहा हूं मैं। सर फिर ऑलमोस्ट डिफरेंट का मीनिंग क्या होगा? स्लाइटली का मतलब सर, स्लाइटली डिफरेंट मतलब बहुत कम डिफरेंस है ना? दोनों का मीनिंग एक ही हुआ ना? ना सर, सर इसका मतलब कि डिफरेंस भी नहीं है, सेम भी नहीं है। सेम ही हुई ना। उत्तर, क्या मुझे आपको अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत है अभी? Sir, I have almost sir. learned resonance. I have slightly started learning resonance. उत्तर, यहाँ पे ऑलमोस्ट डिफरेंट एनर्जी ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है? ऑलमोस्ट डिफरेंट का मतलब होता है बहुत डिफरेंस है, मतलब बहुत डिफरेंस है। ऑलमोस्ट डिफरेंट, तो ऑलमोस्ट सेम बोला गया। ऑलमोस्ट सेम मतलब भाई इसका 2.1 है, इसका 2.12 है, क्या इसको मैं ऑलमोस्ट सेम बोल सकता हूँ? अंग्रेजी अप्लाई करो अपना। यस सर। और डिफरेंस स्लाइटली है कि बहुत है? स्लाइटली। स्लाइटली। ऑलमोस्ट सेम और स्लाइटली डिफरेंट एक ही बात हुआ ना? यस सर। देखो भाई, मैं आपकी तरह बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, मैं गांव का स्कूल नहीं पढ़ा हूँ, परंतु हमसे उस अच्छे टाइम क्या पढ़ा मुझे नहीं पता, परंतु एनआईटी में जाने के बाद मैंने अपना इम्प्रूव कर लिया है। अभी तो भैया अपना इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है, उतना ही बुरा नहीं है। फिर कोई हमसे बात भी नहीं, अच्छी आपको है। शंका थी, दूर हो गई, आपका शंका दूर हो गया है ना? या अब एक बात सोचो यार, अगर इनका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी है, मतलब ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होगा। यस सर। यस। Oh my God, that means all these resonating structures are not equally stable. Though resonance is taking place, and during resonance, different resonating structures are being formed for the same hybrid, all these structures don't have same stability. और इसी पॉइंट को लेके नीट और जेई वाले जो हैं मस्त मस्त क्वेश्चन बना देते हैं। वो बोलते हैं ठीक है भाई, हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी डिफरेंट, पहले पता होना चाहिए डिफरेंट स्टेबिलिटी होता है। तो इस पर और एक क्वेश्चन कैसा था एग्जाम के अंदर, वो पूछता है ये कंपाउंड है, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑप्शन ए बी सी डी, बोलो इन चारों में से मोस्ट स्टेबल कौन है? तो 4 कंपाउंड दिया रहेगा, फिर ऑप्शन ए दिया रहेगा बी इज मोर स्टेबल, बी दिया रहेगा डी इज मोर स्टेबल, फिर सी दिया रहेगा क्या बोलते हैं ऑल स्ट्रक्चर्स हैव इक्वल स्टेबिलिटी, और डी ऑप्शन दिया रहेगा अनप्रेडिक्टेबल। क्या आंसर होगा तुम्हारा? अनप्रेडिक्टेबल। खोपड़ी उछेड़ दूंगा, कुछ भी एनर्जी देखेंगे ना सर मतलब एनर्जी देखेंगे। फिलहाल क्योंकि हमको पता नहीं है कैसे कंपेयर करने का, उसे अनप्रेडिक्टेबल है ना? क्योंकि सर अभी फिलहाल हमको पता नहीं है हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, दैट्स व्हाई वी से इट इज अनप्रेडिक्टेबल। व्हाटएवर वी डोंट नो वी से इट इज अनप्रेडिक्टेबल, है ना? ऐसा नहीं होता है, हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लो यार। अभी तक सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मुझे पता होना चाहिए हाउ टू कंपेयर द स्टेबिलिटीज, है ना? कुछ तो टेक्निक होगा, लॉजिक होगा, है ना? मैं आपको बताता हूँ कैसे कंपेयर करने का। तो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल हैव स्लाइटली डिफरेंट energies, that means they all are not equally stable. Other point is that all resonating structures are not equally stable. Now the point is how to know the stability.
Now the question arises is how to compare the stability of resonating structures. This is the most important part जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बनता है नीट जेईई में. आपको रेजोनेंस से यहाँ स्कोर करना है तो ये वाला पार्ट है, ये बहुत ध्यान से देखना कैसे कंपेयर करना है. सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे आप, ये करने के लिए स्टेप नंबर 1. स्टेप 1 व्हाट यू सी इज दैट more the number of covalent bonds, more is stability. जितना अधिक कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उतना अधिक क्या होगा, स्टेबिलिटी होगा. जितना अधिक कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे उतना अधिक स्टेबिलिटी. स्टेप 2, अगर मान लीजिए उन दोनों में नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सेम है ना, अगर आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है तो फिर स्टेप 2 यूज करना. देन स्टेप 2 इज non-polar RS is more stable than polar RS. नॉन पोलर RS होगा वो अधिक स्टेबल. नॉन पोलर मतलब क्या, बिना चार्ज वाला है, जिसे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है. पोलर मतलब चार्ज, जैसे प्लस माइनस चार्ज आ गया. तो नॉन पोलर RS ज्यादा स्टेबल है पोलर से. तो चार्ज दिए होंगे क्या अगर उसमें? मान, क्या बोले, तो फिर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें चार्ज दिए होंगे क्या ऑप्शंस में? स्ट्रक्चर तुमको बना के देगा यार. स्ट्रक्चर तुमको पहले से बनाए रहेंगे और जिसपे चार्ज है वहां पे चार्ज दिया रहेगा, है ना. बस तुमको देखना है, पहचानना है, लिखना है, खत्म बात. ओके सर, सिंपल है. डिफिकल्ट उन लोगों को जिनको ये बात पता नहीं है कैसे सॉल्व करने टेक्निक होता है. जनरली लोग मतलब दे कंपेयर यूजिंग थियरी. जो थियरिटिकल कंसेप्ट है, दे ड्रॉ डिफरेंट थिंग्स. वो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं, मुझे वो तो डिटेल में पता नहीं है, लोग पढ़ाते हैं ऐसे. मेरे पास बस टेक्निक्स है, मैं टेक्निक से सॉल्व करता हूँ, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ. डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. non-polar RS is more stable than polar RS. मैं एग्जांपल दूंगा आपको, टेंशन मत. उसके बाद देखना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर आना चाहिए नेगेटिव चार्ज. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम should contain negative charge and electropositive atom should contain positive charge. More electronegative atoms should contain negative charge and electropositive atoms should contain. अगर ऐसा नहीं हुआ तो लेस स्टेबल हो जाएगा. मानो दो मॉलिक्यूल है, उसमें एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर माइनस है और एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस है, तो जिसके ऊपर माइनस है वो मोर स्टेबल होगा, प्लस और लेस स्टेबल होगा. कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. कुछ और रूल्स भी है, ठीक है ना, तो पर वो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, सी विद एग्जांपल्स. ये बेसिक 3 रूल है जो आप देखना है. मैक्सिमम मॉलिक्यूल इससे सॉल्व हो जाते हैं. जैसे कि ये कुछ क्वेश्चंस मैं एलन से ले रहा हूँ. यहाँ पे क्वेश्चन दिया है. Now he told to arrange the following in the stability order. स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला है. और पहला क्वेश्चन है CH2 CHCl, ये A,
और B दिया है CH2 माइनस CH प्लस CO और C दिया है इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। ये तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थे आपस में। अब बताओ सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा हथियार? Covalent bond. Number of covalent Number of bonds. covalent bonds. Can you please count in the A how many covalent bonds are present? 3 3 है ना सर? अबे CH2 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है क्या? Sir, 7. यहाँ पे 1 2 H है ना? 7 2 3 4 7. 5 6 होगा सर। 7 कहाँ है? 6 है ना? होगा सर। ये महान है यार। 6 दिख रहा नहीं रहा आपको? 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन से एक बॉन्ड होगा है, मतलब यहाँ पे नहीं है, बीच में बॉन्ड नहीं होता है, ऐसा होता है। सो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है। The 6 covalent bonds here. यहाँ कितने covalent bonds है? बी में कितने हैं? 5 है। 3 हाइड्रोजन और एक दिख रहे 2 बॉन्ड 5 और तीसरे वाले में 5 6 तीसरे वाले में 6 5 सर 6। तो यहाँ भी 6 यहाँ 5 यहाँ 6। बताओ जो फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1 नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इससे हमें क्या मालूम चला? बी लिस्ट है। फर्स्ट सबसे लीस्ट ए और B है। सी ज्यादा होगा, सबसे लीस्ट कौन होगा? बी होगा। चलो फर्स्ट स्टेप से जो है ना बी लीस्ट ए क्लियर हो गया है, पर ए और सी में टक्कर हो गया है ना, ए और सी में टक्कर हो गया है, तो हम स्टेप 2 का इस्तेमाल करेंगे फॉर ए एंड सी ओनली। बी का इशू खत्म हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा? पोलर नॉन चार्ज पोलर देखना है। चार्ज देखना है। तो पहला मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है? ए Sir, नॉन non-polar. पोलर है, पोलर है। कोई चार्ज बे कौन कल्पना या पोलर नॉन पोलर मतलब उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है, उतना ही बस। ओके सर। डोंट गो इन डेवलपमेंट ऑफ दिस थिंग्स। कोई चार्ज है क्या उसके ऊपर? नो सर। नो सर। नहीं है ना, तो वो नॉन पोलर बोलेंगे उसको, है ना, नॉन पोलर। मतलब यू कैन से अदरवाइज लाइक दिस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड चार्ज मॉलिक्यूल। अगर पोलर नॉन पोलर में कंफ्यूजन होता है, यू कैन से नॉन पोलर का न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मींस नो चार्ज ऑन इट। तो सर ए चार्ज ज्यादा स्टेबल हुआ ना ए? हाँ, सी में चार्ज है, पोलर है, तो वी नो दैट नॉन पोलर इज मोर स्टेबल देन पोलर। तो स्टेप 2 से बात क्लियर हो गई कि ए ज्यादा होगा सी से, सीक्वेंस होगा एसीबी। इट्स सिंपल। यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन अभी आप करेंगे? यस सर। यस सर। करो। सर हमारे टाइम पे ऐसे क्वेश्चन क्यों सर? अबे देखो ध्यान से यार, इजी है, देख के घबराओ मत। सर ए मीनिंग कहाँ है, मतलब कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है, पता नहीं अबे चलता। खोपड़ी लिखा है ना इधर ए। हाँ हाँ देख रहे हो पुत्र, सर सी मिला ही नहीं था वो, देखो सर। थोड़ा वो स्पेनिश ची है। तो फर्स्ट स्टेप
सर ए बी सी सर ए और बी में करेंगे। थर्ड सर फर्स्ट स्टेप में ए बी और बी में करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से कितने कोवेलेंट बॉन्ड है ए में? 5 5 बी में 5 5 सी में 4 ABC आंसर। सर ABC योर राइट आंसर। पर एक बार बाकी जिनको नहीं पता उनको समझा देते हैं। तो स्टेप 1 में हम कोवेलेंट बॉन्ड गिनेंगे तो 5 5 4 आएगा, तो सी सबसे लीस्ट हो जाएगा। सी इज द लीस्ट। अब टक्कर ए और बी में है। अब ए इज नॉन पोलर, बी इज पोलर, तो नॉन पोलर बताओ इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? अगला क्वेश्चन ये सर बी देखते हैं आप। बी। एलन के सारे क्वेश्चन सर। सही हो गया। हाँ सर बी सही जवाब, बिकॉज मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट करेक्टर स्टेप 1 में ही सॉल्व हो गया है। अगला क्वेश्चन सर सर ए क्यों है? सर more electronegative atom should have the negative charge. करेक्ट, यू राइट। पर फर्स्ट स्टेप अप्लाई क्या किया? देखो Right, डायरेक्टली हमको जंप नहीं करना है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऐसे ही करना है। स्टेप 1 में दोनों इक्वल इक्वल हो जाएंगे, है ना? इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, तो स्टेप 1 टाई अप हो गया। स्टेप 2 में गए, देख रहे हैं दोनों ही पोलर है, सर दोनों पे चार्ज है। चार्ज दोनों पोलर है, तो स्टेप 2 भी सेम हो गया। तो हम स्टेप 3 में गए। स्टेप 3 में गए तो क्या बोलता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो ए में जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस चार्ज है, यहाँ पे ये लेस Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिव से प्लस होना चाहिए, माइनस आ गया, तो इसलिए ये जो है मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। थोड़ा हम पिछले वाले जो यहाँ पे हमने आई थिंक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना। हाँ बनाए थे। अब जैसे दो स्ट्रक्चर है इसके, मैंने हमने जो बनाए थे, इन दोनों में मोर स्टेबल कौन है? ए इज A मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ चार्जेस। ए नहीं, More bound. पॉइंट 1 मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड्स। देखो कभी भी तो आपको चार्ज बीच का- वाला स्टेप लेना नहीं, बीच वाला स्टेप डायरेक्टली जाने का नहीं है, याद रखना हमेशा। वो भी सही है, परंतु बीच अगर मानो ऐसा हो, ठीक है, कि एक पोलार और एक नॉन पोलार है, और पोलार में अधिक नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलार में कम है, तो आप 4 से टिक कर दो, गलती हो जाएगी। You should always go in sequence. Step 1 is more priority as for step 2 and step 3. तो go in step 1, Yes. step 2, step 3 ऐसे। Step 1, step फेल हुआ step 2 यूज करने। नंबर कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, यहाँ पे एक 5 बॉन्ड ज्यादा है, एक मोर कोवेलेंट। बताओ यहाँ पे बी क्यों बी? सर वो कोवेलेंट नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों सेम है ना? सर A ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, तो स्टेप 2 करेंगे। Yes, पोलर sir. नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, नॉन पोलर इज मोर स्टेबल। सर रेडिकल Yes, का कोई sir. इफेक्ट नहीं पड़ता Clear. ना? यस। इन दोनों में कौन मोर स्टेबल है?
सर ए सर सर ए सर ए सर ए है। सर क्यों भाई ए क्यों है? दोनों है सर, दोनों। सेम दोनों दोनों इक्वल है मिरर ही है तो सर एक और दूसरे दोनों के same सेम ही है। है। सर ये दोनों इक्वली हाँ स्टेबल सर, यस सर। है, ये दोनों इक्वली स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ there could be some resonating structures who are equally stable. सेम उनका एकदम Stable. सेम एनर्जी भी हो सकता है। ऐसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे who may have same energy। तब ये पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंस आता है, जैसे कि अगर कोई आपको जैसे स्टेटमेंट दे दिया है, वो स्टेटमेंट में क्या बोला है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक स्टेटमेंट ऐसा है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल हैव डिफरेंट एनर्जीज। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल हैव सेम एनर्जी। थर्ड स्टेटमेंट दिया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मे और मे नॉट हैव सेम एनर्जी। सही स्टेटमेंट क्या होगा? सी वाला सर। सर 3 बी 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 3 वाला। सर 3 थर्ड वाला, इट मे हैव सेम कैसे? एनर्जी, इट मे नॉट हैव सेम एनर्जी, है ना? यस सर कुछ रेजोनेटर सेम एनर्जी वाले भी होते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वल इक्वल, और बहुत सारे जो है अनइक्वल भी, डिफरेंट भी होते हैं। सो मे और मे नॉट हैव सेम एनर्जी। जस्ट ये स्मॉल स्मॉल थ्योरी के जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, उसके ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं जी, और वही लोग ना मिस आउट कर देते हैं। Because people think that competitive examination मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, बड़ा बड़ा सॉल्विंग होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। नॉट लाइक दैट। ये वहम, उनका वहम। अगर कोई एक क्वेश्चन को ना बहुत लंबे करे ना, लंबे तरीके से एकदम मोटा माटा एकदम बड़े बड़े कंसेप्ट बताए, तो लगता है क्या भारी नॉलेज है, इसे क्या भारी नॉलेज। अरे बट जब डायरेक्टली उसको तुम एक स्टेप में 2 स्टेप में कर सकते हो सिंपल तरीके से, आंसर तो वही आना है ना। हाँ, आपको आंसर निकालना है। आंसर जब तो वो वही डायरेक्टली आता है, तुम क्यों तो घुमा रहे हो भाई? सर बड़ा बड़ा लिखने से सब्जेक्टिव में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। वो सब्जेक्टिव है ना, और ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सम अच्छी पॉइंट बताए। यही प्रॉब्लम है लोगों के ना, लोग एवरीथिंग सी फ्रॉम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, वो सब चीज जेई को भी सब्जेक्टिव की तरह देखते हैं, ये तो प्रॉब्लम होती है। दिस इज ऑब्जेक्टिव एग्जाम, यहाँ पे अप्रोच अलग होगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का दोनों का अप्रोच जो है ना एंटी है, ऑपोजिट। आपको जब ऑब्जेक्टिव करना है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए। टाइम हो गया क्या? हाँ हो गया, उससे हम एंड कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ही मिनट है हमारे पास, इसलिए मैं नेक्स्ट वाले में भी जाऊंगा नहीं। और एक और एग्जांपल दे दो। हे कृष्णा। इन दोनों में मोस्ट स्टेबल कौन है? सर ऊपर ए वाला सर। यस ए ऊपर वाला। वाला ए होगा। ए सर देख के इसे ही पता चल रहा कोवेलेंट करेक्टर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। क्या बात है, हु इज दैट गुड फेलो? एक बंदे के पास तो बुद्धि है थोड़ा सा, हैं? हाँ सर, मैं भी वही बोलने वाला था। चुप से रह तू। क्या मैं ये भी बाकी लोग सब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड गिन रहे हैं। अरे ये दोनों रेजोनेंट स्ट्रक्चर है कि पहली बार? नो कहाँ सर। रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे? यहाँ रेजोनेंस होने की संभावना ही नहीं है। दीस आर नॉट Yes, रेजोनेटिंग sir. स्ट्रक्चर्स। क्या तुम हर स्ट्रक्चर को देख के दिमाग में वही लगा लोगे कंसेप्ट? कम ऑन, व्हाट इज कल्पना? हाँ, कल्पना, तुम्हारी सब कल्पना जोश गलत में कर आके रही है। बोल दिया। वही तो बोल रहा हूँ, जोश में आके होश नहीं खोना है। तो ये जो है रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस होने की संभावना भी नहीं है, बिकॉज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, देखो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल रेजोनेंस कब होगा? जब उसके अंदर ऑल्टरनेट होना चाहिए ना, 2 पाई बॉन्ड लोन पेयर, है ना? समथिंग शुड बी देयर।
how the resonance is possible. For the resonance to take place, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, न्यूट्रल था तो 2 पाई बॉन्ड इसका ऑल्टरनेट पोजीशन पे थे, इसीलिए इसका बन गया और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज पार्ट, तो इससे ये बन सकता है वापस। तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया है तो आपको देखना है ना उसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस हियर, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपका जवाब सही है। गम्मत की बात तो ये है कि आपका जवाब सही है। क्यों सही हो गया आपको भी नहीं पता है। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ए और बी और पूछता विच ऑफ द टू इज मोर स्टेबल, तो आंसर होता ए। सर हमें वो कॉन्सेप्ट पता है सर, इसलिए हम ऐसा बोले। यस सर। अच्छा आपने पढ़ाया ना सर। तो थोड़ा चलो यार मुझे समझा दो why A is more stable than B। सर अभी क्लास है ना नहीं सर अभी क्लास का टाइमिंग खत्म हो गया correct सर। है ना। अगले क्लास में अगली क्लास में सर आते रहिए सर। सर अभी आपकी क्लास रहेगी ना सर, सर सस्पेंस में छोड़ा है। होशियार है नहीं? हम डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। ये बहुत खूब होशियार हो गए तुम लोग, है ना जनरेशन। सर अगले क्लास में बताइए। अगर आते आपको रहिए। ठीक है आपको Yes, sir. कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात नहीं। ऑलरेडी आपको देखो, मुझे लगा कि मैं पढ़ा दूं कैसे स्टेबल है वगैरह, पर ऑलरेडी आप जानते हैं तो थोड़ा पढ़ने की revision आवश्यकता चाहिए। नहीं है। तो सर थोड़ा मजाक भी नहीं कर चाहिए ना सकते क्या? हम कुछ बच्चों को नहीं आपसे पता फ्यूचर होगा। सर थोड़ा रिवीजन चलेगा। चाहिए सर उसमें, थोड़ा कंसेप्ट। चलेगा। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, यस सर वैसा ही हाउ कीजिए। टू कंपेयर द Yes, sir. अल्कीन स्टेबिलिटी। वैसे हमें जरूरत और नहीं है आप लोग सर, देख हम लो किससे पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैंने कोई गलत पढ़ा तो बोल देना, ठीक है मुझे। आप हाँ देख सर लेना। Yes, sir. हाँ। हाँ ठीक सर, है, चलेगा जज। चलेगा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर कल क्लास थी ना आपकी? नहीं कल थी ना, हुआ ना क्लास मस्त एकदम। सर बट आपने एक लिंक भेजा ही नहीं। यस सर। अभी हुई सर। अरे लिंक की जरूरत क्या थी, सेम लिंक था, जुड़ गए थे हम। हमें पता ही नहीं था। कौन था सर? सर